नमस्कार, सुप्रभात। मैं सत्येंद्र कुमार मौर्य, लक्ष्मी प्रसाद मेमोरियल पब्लिक स्कूल, भोला बाजार। आज हम सभी लोग बेबी हालदार जी द्वारा लिखित आलो आधारी नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के माध्यम से बेबी हालदार जी ने महिला समाज के लिए एक प्रेरणा या एक मिसाल कायम करने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ अपने जीवन के संघर्षों के माध्यम से ये भी बताने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से व्यक्ति समस्याओं से निपटने के लिए उसे समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि समस्याओं से निकलने के लिए अपने साहस, धैर्य, धीरज इत्यादि का प्रयोग करते हुए सभी समस्याओं का चुनौतीपूर्ण सामना करने की कोशिश करनी चाहिए। यदि व्यक्ति अपने जीवन में आए हुए छोटी से छोटी समस्याओं से बड़ी समस्याओं से यही साहस और धैर्य और धीरज के माध्यम से उसका मुकाबला नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में उसकी छोटी सी समस्याएं भी उसके सामने पहाड़ जैसी महसूस होंगी। साथ ही साथ वह यह भी बताने का प्रयास करती हैं, बेबी हालदार यह भी बताने का प्रयास करती है कि किस तरह से आज का जो समाज है, पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं के जो अधिकार है वह काफ़ी संकुचित है। उन्हें अपने अधिकारों से वंचित कर दिया गया। ऐसे स्थिति में उनके पति के द्वारा जो बेबी हालदार को बेसहारा इस संसार में छोड़ दिया जाता है, पति के द्वारा जब तिरस्कार कर दिया जाता है बेबी हालदार जी का, और इस तरह से वह जब इस संसार में बेसहारा हो जाती हैं, तो इस तरह से वह यह सोचती हैं किस तरह से अपने बच्चों का मैं पालन पोषण करूं। और इस तरह से काफ़ी पढ़ी लिखी न होने के कारण वह उनके सामने बस एक ही रास्ता होता है, वह होता है लोगों के घरों में काम करना। इस तरह से बेबी हालदार लोगों के घरों में झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, पोछा करना, खाना बनाना इत्यादि काम करना शुरू करती हैं। जीवन धीरे धीरे आगे तो बढ़ता है, लेकिन बहुत समस्याएं भी जीवन में आनी शुरू हो जाती हैं। जिस समाज में जहाँ पर बेबी हालदार रहती हैं, वहाँ के लोगों को जब यह पता चल जाता है कि ये इसका पति इसको छोड़ दिए हैं, तो वहाँ की जो महिलाएं हैं वह इकट्ठा हो जाती हैं और तमाम तरह की प्रश्नों को बेबी हालदार से पूछने का प्रयास करती हैं। ऐसे प्रश्नों को पूछने के बाद उनके जो अंतर मन होता है वह इस बात की गवाही नहीं देता है कि किसी महिला के सामने बैठकर अपने दुखों को बाँचें, अर्थात अपने दुखों को रखें। इस तरह से महिलाओं से थोड़ी दूरी बन जाती है और हमेशा वह किसी न किसी काम धंधे की तलाश में करती हैं। कहीं कहीं ऐसे काम धंधे मिलते हैं, ऐसे मकान मालिक मिलते हैं, वह सख्त मना कर देते हैं कि आप काम कर सकती हैं हमारे यहाँ, लेकिन अपने बच्चों को लेके नहीं आना है। उनका तर्क ये होता है बच्चे आएंगे तो सामान को इधर उधर गिराएंगे जिससे नुकसान होगा। ऐसे कामों को भी बेबी हालदार छोड़ देती है। कई मकान मालिक ऐसे होते हैं जो यह कहते हैं कि आप काम करने आइए, काम हो चाहे ना हो, लेकिन एक समय के हिसाब से आपको घर जाना है। सुबह 8 बजे आए, दोपहर के 2 बजे 3 बजे आपको जाना है। इस तरह से ऐसे काम भी उनको नहीं चाहिए, क्योंकि उनको ऐसे काम चाहिए कि काम कितना भी ज़्यादा हो, लेकिन वह उस काम को निपटा कर जितना जल्दी निपटा दें, निपटाने के बाद अपने घर जा सकती हैं। क्यों? क्योंकि घर पे भी उनके छोटे छोटे जो बच्चे हैं जो उनका इंतज़ार करते हैं कि माँ आएगी, खाना बनाएगी और इस तरह से वह खिलाएगी। इस तरह से बहुत से ऐसे होते हैं। तो एक दिन एक घर मिलता है सुनील के माध्यम से, सुनील जो ड्राइवर है उसके माध्यम से घर मिलता है। मकान मालिक बड़े अच्छे होते हैं, बेबी हालदार का भी ख्याल रखते हैं, साथ ही साथ उनके बच्चों का भी रखते हैं। बेबी हालदार थोड़ा लेट पहुँचते हैं तो वही खुद झाले लगते हैं मारने, बर्तन साफ करने लगते हैं। इस तरह से बेबी हालदार का भी ख्याल रखते हैं, उनके बच्चों के बारे में भी जानने की अभिलाषा रखते हैं। तो एक दिन मकान मालिक ने कहा कि बेबी तुम मुझे मालिक न कहो, मेरे बच्चे मुझे तातुस तातुस कह के पुकारते हैं, आज से तुम मुझे तातुस कहो, समझो कि मैं ही तुम्हारा माँ बाप, भाई बहन, बंधु सब कुछ हूँ और तुम मेरी बेटी के समान हो। इस तरह से बेबी हालदार को उस दिन बड़ा अच्छा लगा और उस दिन से तातुस के घर उनका काम में मन लगने लगा। तातुस के घर वह जल्दी से काम समाप्त करके अपने घर लौट आती थी और अपने बच्चों को खाना पीना इत्यादि खिलाती पिलाती थी और पार्क में ले जाती थी उन्हें घुमाने के लिए।
एक दिन बेबी हवलदार यह सोच रही हैं कि घर का जो किराया है वह 500 रुपये प्रति माह है, मुझे 800 रुपये प्रति माह मिलेंगे, तो मैं इतने कम पैसे में किराया क्या दूंगी, बच्चों को क्या मैं पालन पोषण करूंगी, किस तरह से दिनचर्या की वस्तुओं को मैं प्रबंध करूंगी। तो ऐसे स्थिति में वह एक दिन तातुस से कहते हैं कि कहीं अगल बगल किसी को और काम करने की बाई की आवश्यकता हो तो बताइएगा, मैं उनके घर काम करना चाहती हूँ। यदि तातुस के मन में यह होता है कि लाभ पूछ लें कि आखिर समय का रूटीन क्या है, तो पूछते हैं बताओ हमारे घर काम करने के बाद जाती हो तो क्या करती हो, तो बेबी हवलदार कहती हैं कि जाने के बाद मैं खाना बनाती हूँ, बच्चों को खिलाती हूँ, फिर थोड़ा सुलाती हूँ, नहलाती हूँ, धुलाती हूँ, उसके बाद से शाम को मैं उनको पार्क में ले जाती हूँ घुमाने के लिए। शाम को आती हूँ तो पूजा संध्या करके, संध्या का समय का पूजा करके मैं उन्हें पढ़ने के लिए बैठा देती हूँ, और इस तरह से मैं सुबह फिर आपके घर। तो कहते हैं सब समय तो तुम्हारा व्यस्त है, फिर तुम दूसरे घर के काम की तलाश क्यों कर रही हो, कैसे करोगी। कहती मैं इसी में से तो काम समय निकालना पड़ेगा काम करने के लिए, इसके अलावा तो दूसरा कोई रास्ता भी नहीं। तो तातुस से दिन कहते हैं कि बताओ बेबी तुम्हारे कुल कितना खर्चा है। यह सुनने के बाद बेबी थोड़ी सी लज्जित होती हैं, आश्चर्य में पड़ जाती हैं, इस तरह से कुछ बता नहीं पाती हैं। जब कुछ बता नहीं पाती हैं तो ऐसी स्थिति में तातुस भी जिक्र नहीं करते। एक दिन कहते हैं कि तुम अपने बच्चों को लेते आओ, हमारे जान पहचान का स्कूल है, मैं वहाँ बोल दूँगा, उनका वहीं दाखिला हो जाएगा, और लेते आना, पढ़ लेंगे और घर जाते समय उन्हें लेते जाना। तो इस तरह से बेबी हवलदार के जीवन का एक मोड़ सकारात्मक दिशा में जाने लगा, क्योंकि वह भी यही चाहती थी कि उनके बच्चे भी पढ़े लिखे स्वावलंबी बने, अपने पैरों पर खड़े हो सकें, और जीवन के जो अभाव है, गरीबी है, लाचारी है, बेहोशी है, उसका वो मुकाबला करते हुए वह अपने आप में अब समाज में अपनी एक स्थान या अपनी एक जगह बना सके, वह लाचारी जीवन न जी सके। जी इस तरह से बेबी हवलदार के बच्चों का दाखिला हो जाता है। बेबी हवलदार अपने बच्चों को समय से स्कूल लेने नहीं जा पाती हैं, तो छुट्टी के बाद बच्चे सीधे तातुस के घर आ जाते हैं। तातुस भी बच्चों से काफ़ी लगाव है, वह उन बच्चों को कुछ न कुछ खाने पीने के लिए देते रहते हैं, और इस तरह से समय व्यतीत होता है। एक दिन तातुस बुला के बेबी से कहते हैं देखो कि मेरा बड़ा लड़का आने वाला है, समझो तुम्हारा बड़ा भाई। यह बात सुनने के बाद बेबी हवलदार के मन में बड़ी प्रफुल्लता होती है। वैसे तातुस के 3 लड़के थे, सबसे छोटा लड़का घर पे रहता था, लेकिन वो बहुत कम बोलते थे, उसकी जुबान जैसे नहीं थी। यदि उसको चाय पीना है और मैं किचन में हूँ, अथा बेबी हवलदार कहती है कि मैं किचन में हूँ, अब उसको चाय पीना है तो यह नहीं कहेंगे कि चाय लेके आइए हम पियेंगे, चाय बना दीजिए, वह खुद जाके अपना चाय बना लेंगे। जितना ज़रूरत है उतना ही बोलेंगे, बहुत कम बातचीत करने वाले हैं। इस तरह से उनकी आवाज़ बहुत कम उस घर में सुनाई देती है। इस तरह से एक दिन तातुस कहते हैं बेबी तुमने अपना नया घर ले लिया क्या, नया घर मतलब नया क्वार्टर ले लिया, पुरानी जगह को छोड़ दे क्या। बेबी को बड़ा आश्चर्य होता, कैसे तातुस जान गए। कहीं हाँ, तातुस ने कहा लेकिन तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम नया घर पुराना क्वार्टर छोड़ के नए क्वार्टर में शिफ्ट हो रही हो। ये तो मुझे सुनील ने बताया, जो मैं दूध लेने के लिए गया तो रास्ते में मिला, कहा कि मैं आज बेबी से मिलने के लिए उसके क्वार्टर पर गया था, लेकिन आसपास के लोग बताएं वो तो यहाँ रहती ही नहीं। यदि वह नहीं मिला होता तो मैं कैसे जाना होता कि तुम नया क्वार्टर ले ली हो या चेंज कर ली हो अपना क्वार्टर। अब इस तरह से बेबी हवलदार मन में बड़ी ग्लानि होती है कि उनसे गलती हो गई, उन्होंने तातुस से यह बात का जिक्र नहीं किया। और इस तरह से आइए देखा जाए आगे वह क्या कहती हैं। तातुस के पूछने पर भी वह ऐसा क्यों सोच रहा है। सुनील ने कहा था बेबी अब वहाँ नहीं रहती जहाँ पहले रहती थी। सुनील कहा बेबी अब वहाँ नहीं रहती है,
जहाँ वह पहले रहती थी। और इस तरह से इसलिए मैंने सोचा कि शायद आपके पास ही नहीं है, इसलिए मैंने सोचा शायद आपके घर भी काम नहीं करती होगी। तातुस मुझसे बोले, सुनील नहीं बताता तो मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। यदि सुनील नहीं बताया होता तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलता, मुझे सुनकर बहुत बुरा लगा। मैं यह बात सुनकर बहुत लज्जित हुई। मैंने सोचा सच में मुझसे अन्याय हुआ। मैं मन ही मन आत्मग्लान में थी। मैंने सोचा बहुत बड़ा अन्याय हुआ। वह थोड़ी देर मेरे चेहरे को देखते रहे, थोड़ी देर तक मेरे चेहरे की तरफ देखते रहे। फिर पूछा, अभी जब मैंने तुम्हें बुलाया तो तुम क्या कर रही थी? अभी मैं जब तुम्हें बुला रहा था तुम क्या कर रही थी? मैं बोली, ऊपर डस्टिंग कर रही, ऊपर की साफ सफाई कर रही थी। वह बोले, तो जाओ अपना काम करो। मैं डस्टिंग करने ऊपर चली गई। मैं ऊपर की साफ सफाई करने के लिए चली गई। वहाँ एक कमरे में 3 अलमारियाँ किताबों से भरी थी। वहाँ 3 अलमारियाँ थी जो पूर्णतः किताबों से भरी थी। तो ऐसी स्थिति मेरे मन में तमाम तरह के प्रश्न आने लगे कि 3-3 अलमारियाँ जो किताबों से भरी हुई हैं, इतनी किताबों को पढ़ता कौन है? ये किताब का किसकी है? ये किताब पढ़ने वाला कौन है? इस तरह से उन्हें देखकर हमेशा मेरे मन में यह बात उठती कि इन्हें कौन पढ़ता होगा। उनमें बांग्ला की भी काफ़ी किताबें थी, बांग्ला भाषा में भी काफ़ी किताबें थीं। कभी कभी मैं 2-1 किताबें खोल कर भी देखती, कभी कभी उसमें से 1-2 किताबें मैं निकाल लेती और खोल के देखती। एक दिन मैं उसी कमरे में डस्टिंग कर रही थी, एक दिन मैं उसी कमरे में साफ सफाई कर रही थी कि तातुस वहाँ पहुँच गए। तभी तातुस वहाँ पहुँच गए। उन्होंने देखा कि मैं बांग्ला की कोई किताब उलट पलट रही हूँ, कि कोई बंगाली भाषा में लिखी हुई किताब को मैं उलट पलट रही हूँ। उस दिन उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। अगले दिन जब मैं सवेरे काम पर आई और चाय बनाकर उन्हें देने के लिए गई, तो उन्होंने पूछा, तुम कुछ पढ़ना लिखना जानती हो? क्या तुम कुछ पढ़ना लिखना जानती हो? इस तरह से जब मैं किताबों को देख रही थी, पूछ रही थी, जो बांग्ला भाषा में जो किताबें थी उसको मैं काफ़ी पढ़ने का भी प्रयास कर रही थी। तातुस देख जाते हैं, तो जब तातुस देखते हैं तो मेरे अंदर एक घबराहट सी होती है कि मकान मालिक मुझे किताब पढ़ते हुए देख गए। अब तो कहेंगे कि तुम यहाँ काम करने आती हो कि किताब पढ़ने के लिए आती हो। और ऐसे स्थिति में मैं अब ये सोचने लगी कि मकान मालिक यही कहेंगे कि मकान मालिक यही कहेंगे कि तुम यहाँ काम करने के लिए आती हो कि किताबों को पढ़ने के लिए आती हो। और इस तरह से अब तो मैं सोच में पड़ गई कि अब क्या करूं, घबरा भी गई। फिर एक दिन मैं चाय की प्याली लेकर चाय देने के लिए तातुस के पास गई, तो तातुस ने मुझे अपने पास बुलाकर पूछा, तुम कुछ पढ़ना लिखना जानती हो? क्या तुम कुछ पढ़ना लिखना जानती हो? सुनकर मैं महसूस कर रह गई, सुन के अब कुछ अंदर ही अंदर लज्जित होकर रह गई। और इस तरह से एक ऊपरी हंसी हंसकर जाने लगी, हंसने लगी और जाने लगी। तो उन्होंने फिर पूछा, क्या बिल्कुल ही नहीं जानती? क्या तुम बिल्कुल ही पढ़ना लिखना नहीं जानती? मैं बोली, झूठ क्यों बोलूं? मैं बोली कि झूठ क्यों कहूँ कि एकदम नहीं जानती, कि एकदम मैं पढ़ना लिखना नहीं जानती, लेकिन वह जानना नहीं के बराबर ही है। कहते हैं वह सोचते हैं कि तो जानना नहीं के बराबर है। फिर तब उन्होंने पूछा, फिर भी कहाँ तक पढ़ी हो? फिर भी तुम बताओ कहाँ तक पढ़ी हो? मैं बोली 6वीं 7वीं तक। मैंने उनसे बोला 6वीं 7वीं तक मैं पढ़ी लिखी हूँ, 7वीं तक पढ़ी लिखी हूँ। उतनी पढ़ाई किस काम की? आज के समय में 6वीं 7वीं की पढ़ाई किस काम की है? मुझे लगा मेरी बात सुन तातुस को सोचने लगे
मेरी बात सुनने के बाद तातुस कुछ सोचने लगे। उस दिन उन्होंने फिर कुछ और नहीं कहा। इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा, न कुछ पूछा। अगले दिन मैं आई तो मुझे देख वो हंसने लगे। अगले दिन जब मैं आई तो मुझे देखने लगे और हंसने लगे। वैसे मैं भी उनके चेहरे पर सब समय हंसी रहती थी। वैसे तातुस के जो चेहरे पर सब समय हंसी ही रहती थी। देखकर लगता कि उनके मन में गुस्सा ही है। देखकर लगता कि उनके मन में गुस्सा है ही नहीं। उनके अंदर कभी गुस्से जैसी प्रवृत्ति है ही नहीं। बोलते भी वह बहुत आहिस्ता आहिस्ता थे, बहुत धीरे धीरे अपनी बातों को वह बोलते थे। उन्हें देख मुझे श्री राम कृष्ण याद आ जाते थे। उन्हें देखने के बाद मैं राम और कृष्ण की मुझे याद आ जाती थी और इस तरह से मैं उनसे बातें करने लगती। मैं उनसे तरह तरह की बातें करने लगती। मैं उनसे तरह तरह की बातें करने लगती तो फिर वहाँ से उठने की मेरी इच्छा नहीं होती। फिर वहाँ से मेरी उठने की भी इच्छा नहीं होती। और इस तरह से तातुस, जिनका स्वभाव कभी भी क्या था, कठोर नहीं था, कभी भी वह क्रोध नहीं आता था। और इस तरह से अपने वह स्वभाव के माध्यम से जो बेबी हवलदार हैं उनके जीवन पर उनके व्यक्तित्व का काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ता है। अपने वह गहरे प्रभाव के माध्यम से जो बेबी हवलदार हैं उस बेबी हवलदार के जीवन में एक प्रेरणा जगाने का प्रयास करते हैं और साथ ही साथ ये भी बताने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से जो समाज होता है वह समाज सभी एक जैसा नहीं होता है कि सभी लोग महिलाओं के प्रति एक ही जैसी सोच रखने वाले। ऐसा हर समाज में देखने को नहीं मिलता है। सभी समाजों में बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो सबके अधिकारों का सम्मान करना जानते हैं और इस तरह से वही चीज़ें तातुस के अंदर भी दिखाई देती है। वह भी बेबी हवलदार का सम्मान करना जानते हैं और सम्मान करते हैं। एक कम पढ़ी लिखी औरत होने के बावजूद भी उसे भरपूर पढ़ने का मौका भी देना चाहते हैं।